हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान और स्टैटिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे आने वाले ग्रुप डी, एमटीएस और बीएसएससी सीजीएल के परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एमटीएस और ग्रुप डी दोनों के ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तरक्की के राह पर अग्रसर होइए। तो इसी प्रकार शुरू करते हैं हम आज का अपना ज्ञान और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ये जो है आदर्श जलवायु मानी जाती है चावल की खेती के लिए। तो चावल की खेती के लिए आपकी आदर्श जल वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में आपके प्राणियों में अधिक विविधता देखने को मिलती है। इसका कारण है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में उच्च ताप और भारी वर्षा देखी जाती है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर विविधता बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट अधिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर हमारी पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा, ठीक है, तो ये ये है मकर रेखा, और ये माफ़ कीजिएगा, ये है मकर रेखा और ऊपर वाली कर्क रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं के बीच सबसे अधिक आपको वर्षा वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम आर्द्र वन भी कह सकते हैं और सदाबहार वन भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट जो है एक षष्ठफलकीय संरचना है, हेक्सागोनल। इसमें होता क्या है कि इसकी एक परत दूसरी परत से आसानी से फिसल जाती है ना, बहुत ही फिसलन होती है इसकी एक और दूसरी परत में। यह कार्बन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है? कार्बन का। कार्बन के 3 अप्रूप हैं, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। तो ये कार्बन का एक अप्रूप है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। पेंसिल की लीड, बच्चों की लिखने वाली पेंसिल की लीड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ यह एकमात्र अधातु है जिससे विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, स्पंज क्या होता है? ठीक है, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक जीव है जिसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। ठीक, ये जो जीव है ये पोरीफेरा वर्ग के जंतु हैं। किस वर्ग के जंतु हैं? तो पोरीफेरा। ये पोरीफेरा वर्ग के जंतु हैं। ठीक है, ये पोरीफेरा वर्ग के जंतु हैं। सबसे पहले जंतुओं का पांच रूप में वर्गीकरण, 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो ये R.H. विटकर ने किया था। किसने किया था? तो R.H. विटकर। ठीक है, विटकर ने किया था, R.H. विटकर ने किया था। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये 5 वर्ग हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनेमिलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनेमिलिया, ये पांच जंतु जगत का वर्गीकरण है, जिसको R.H. विटकर ने 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में किया था।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ जल के ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक बीकर में पानी भर दिया गया है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर इसके तापमान में हम क्या परिवर्तन करें कि जो बीकर का पानी है ना, और बीकर में पानी ऊपर तक उसके लबालब ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, तो हम इसके तापमान में ऐसा क्या बदलाव करें जिसके कारण पानी जो है उसका आयतन बढ़ जाए और पानी बाहर गिरना शुरू हो जाए आपके बीकर से, ठीक। तो इसके लिए आप एक फिगर देख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ बात कर रहा है वो आयतन की, ठीक है, आयतन बढ़ेगा तभी बीकर से पानी बाहर निकलेगा। तो आप इस आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम करते हैं। अगर आप भी चित्र बनाते हैं, कौन सा चित्र, भी चित्र, तो भी चित्र में आप देख सकते हैं, इसको अगर हम 10 डिग्री मान लें, ये सवाल भी पूछा जाता है, इसको हम 4 डिग्री मान लें और इसको 0 डिग्री मान लें। कितना डिग्री, 0 डिग्री। भी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो अगर हम ध्यान से देखें, 0 से 4 डिग्री गर्म करने पर यानी तापमान बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक। और 4 से 0 डिग्री करने पर, 4 से 0 डिग्री करने पर, माफ़ कीजिएगा, 10 डिग्री करने पर इसका आयतन वापस बढ़ेगा, आयतन वापस बढ़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 4 डिग्री तापमान 4 डिग्री पर है, अगर हम इसको 0 डिग्री पर गर्म करते हैं या 4 से 10 डिग्री पर गर्म करते हैं तो दोनों ही स्थिति में इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी 0 पर जाए या 10 पर जाए तो इसका आयतन बढ़ेगा, और जब भी इसका आयतन बढ़ेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, बीकर से बाहर क्या निकल जाएगा, जल आपका नीचे गिर जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी 4 डिग्री के ऊपर गर्म किया जाए तो भी और 4 डिग्री के नीचे ठंडा किया जाए तो भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भूमंडलीय तापमान का मुख्य वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जितने भी जल वाष्प हैं, ठीक है, जितने भी जल वाष्प हैं, जल वाष्पों को ये क्या कर लेता है, तो जितने भी जल वाष्प या पृथ्वी की ऊष्मा को ये वायुमंडल में जाने से रोक देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है वो ध्वनि को अपनी आँखों के रूप में इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं कि चमगादड़ की आँखें नहीं होती, तो वो ध्वनि का प्रयोग करता है। किस प्रकार की ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। और वो जब वो ध्वनि तरंगे टकरा करके वापस उसके तरफ आती हैं तो उनसे वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाता है और अपना रास्ता खोज लेता है, ठीक है, अपने रास्ता खोज लेता है। तो ध्वनि तरंगों का पराश्रव्य तरंगे के रूप में इस्तेमाल कौन करता है, तो चमगादड़ करता है। देखिए कुत्ता और बिल्ली ये दोनों पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आँखों के तौर पर नहीं करते। लेकिन एक और जीव है जो आँखों के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करता है, और वो है डॉल्फिन, ठीक है। तो डॉल्फिन की भी आँखें नहीं होती, और डॉल्फिन भी किसका इस्तेमाल करता है, तो पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करता है। जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उसका तरंग दैर्घ्य होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते, है ना, होता है। केश नली में द्रव, ठीक है, तो केश नली में जो द्रव है वो केश नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है केश नली में जो द्रव की ऊंचाई है, केश नली में, मान लीजिए ये केश नली है, तो केश नली में जो द्रव की ऊंचाई है, द्रव की ऊंचाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के, केश नली की त्रिज्या के। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है केश नली की त्रिज्या के। यानी अगर केश नली की त्रिज्या ये है, केश नली की त्रिज्या
ये है, तो केस नली की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है, तो ये हो जाएगा h व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के। ठीक है, यानी त्रिज्या घटेगी, अगर त्रिज्या घटेगी तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, और अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो ऊंचाई घट जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो लैंप में बत्ती चढ़ता है वो केसिकीय किस क्रिया की परिघटना के चलते होता है। किसान भी बरसात के समय खेत को जोत देते हैं, इसका भी कारण यही है कि वो लोग केस नली को तोड़ देते हैं ताकि जितने भी जल संग्रहित हुए हैं वो बाहर न जा सके। मटके से भी पानी इसी प्रकार से बाहर आता है, केसिकीय छिद्रों के कारण बाहर आता है, जिससे उसमें हवा चलती है और वह पानी वाष्पीकृत होकर के घड़े को या फिर मिट्टी के बर्तनों को ठंडा करता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। राइबोसोम की रचना में होती है, ठीक है, राइबोसोम की रचना में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन। तो राइबोसोम की रचना में क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम की रचना में आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम की रचना में आरएनए 60 से 40%, आरएनए कितना, तो 60 से 40%, और प्रोटीन कितना, तो 40 से 60% तक होता है। ठीक है, 40 से 60% तक होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज किसने की थी। देखिए, राइबोसोम की खोज 2 लोगों ने की है। कितने लोगों ने, 2 लोगों ने। अगर कुल मिला के बात करें तो 3 लोगों ने। पादप में, किसमें, पादपों में, तो पादप में इसकी खोज रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने की है। किसमें, पादप में। और अगर बात करें जीव में यानी जंतु में, तो जंतु में इसकी खोज पलाडे ने की है। किसने की है, पलाडे ने। किसने की है, पलाडे ने की है। ठीक है, तो जंतु में इसकी खोज किसने की है, पलाडे ने, और पादप में इसकी खोज की है रॉबिन्सन और ब्राउन ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। यक्ष्मा की रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली है। देखिए, यक्ष्मा का अर्थ होता है टीबी, तो टीबी का जो दवाई है, इस टीबी के दवाई में पूछा जा रहा है कि कौन सी दवाई को दिया जाता है टीबी नामक बीमारी में। टीबी को हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें दिया जाता है आपका रेफेम्पेसिन, है ना, रेफेम्सिन, है ना, रेफेम्सिन। कौन सी दवाई दी जाती है, रेफेम्सिन दी जाती है। ठीक है, तो यह दवाई आपकी यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी में दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लोरोमाइटिसिन की, तो यह बीमारी आंत ज्वर में दी जाती है। किसमें, आंत ज्वर में दी जाती है। बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अभी हाल ही में कोरोना में दो दवाइयाँ भी फेमस हो गई थी, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एक दवाई का नाम है रेमडेसिविर। क्या नाम है, रेमडेसिविर। ठीक है, रेमडेसिविर। और एक दवाई का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो इन दोनों दवाई के बारे में बताते, तो रेमडेसिविर इबोला की दवाई है। किसकी दवाई है, इबोला की। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है यह मलेरिया की दवाई है। तो ये दोनों दवाइयाँ कोरोना काल में बहुत ही चर्चित रही थी, इसीलिए इन दोनों दवाइयों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। कौन है, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूलकण। होता क्या है कि धूलकण या जल की बूंदों के कारण प्रकाश जो है ना वो बिखर जाता है और उनका विसरण हो जाता है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। पहला है कि तापमान बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो बिल्कुल सही है, दाब पर ध्वनि का वेग बिल्कुल निर्भर नहीं करता। तीसरा है, आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि वेग का वेग कम हो जाता है, ठीक है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद नीचे वाला भी देख ही लेते हैं, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन वायु के वेग को प्रभावित नहीं करती, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये गलत है आपका, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। आर्द्रता बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग और बढ़ जाता है, इसीलिए ओस भरी रातों में आपके ध्वनि का वेग बहुत ही तेज हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो और तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसीमम। क्या नाम है? ऑसीमम, ठीक है, ऑसीमम सैक्टम। क्या नाम है? ऑसीमम सैक्टम, ऑसीमम सैक्टम, ठीक है। इसका इस्तेमाल घरेलू उपचार में, जैसे सर्दी खांसी है ना, और गले के संबंधित रोगों में किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ठीक। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के कारण ही सांपों में लोप के होने का स्पष्ट होता है। तो बढ़ते हैं अपने इसी की चर्चा थोड़ी सी और करते हैं। यहाँ एक शब्द है जैव विकास, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत एफ.डी. डोफिलिज ने दिया था, ठीक है, एम.पी. डोफिलिज ने दिया था, ठीक है, एम.पी. डोफिलिज ने दिया था। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किसी पिंड पर दो बल नीचे चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, तो पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो आपको बताते चले कि जब दो समान बल एक वस्तु पर विपरीत दिशा से लगाए जाते हैं तो कोई कार्य नहीं होता, ठीक। जब एक ही वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो किसी प्रकार का कार्य नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि यह यहाँ पर जो ये बक्सा है या जो भी पिंड है, ये किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि क्वथन क्या होता है? क्वथन क्या होता है? तो क्वथन का अर्थ होता है एक निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से गैस में बदल जाती है, ठीक है। एक निश्चित तापक्रम होता है जिसमें कोई वस्तु है ना द्रव से किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है, जैसे कि जल। तो जल का क्वथन कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? ठीक है, सोडियम के एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? देखिए, इस सवाल को ज़बरदस्ती बनाया गया है, ठीक है, ऐसा कोई सवाल पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अल्फा, बीटा या गामा का उत्सर्जन किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से ही हो सकता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहने का मतलब है या तो यूरेनियम या तो आपके प्लूटोनियम, है ना, वैसे रेडॉन, फ्रांसियम, ऐसे तत्व, ठीक। लेकिन अगर ये पूछ रहा है तो हम आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ से तीन किरण निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जब अल्फा निकलता है तो एक हीलियम की कमी होती है। हीलियम, ध्यान से देखिएगा, हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2। और जब कोई बीटा उत्सर्जन होता है, बीटा निकलता है,
जब कोई बीटा निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी और यहाँ एक हीलियम की कमी, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ध्यान से देखिएगा यहाँ प्लस है। ठीक, तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात कर रहा है कि एक बीटा उत्सर्जन की, किसकी, एक बीटा उत्सर्जन की। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम है, सोडियम का ऊपर में इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो है वो 22 दिया हुआ है और क्रमांक जो है वो 11 दिया हुआ है। तो अगर इसमें बीटा का उत्सर्जन हो रहा है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुटेगा, यानी ऊपर में कुछ भी नहीं जुड़ेगा और नीचे में कितना जुड़ेगा, एक। तो यह बन जाएगा Na, ऊपर में 22 और नीचे हो जाएगा 12। तो आपको पता है कि 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो 12 परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो यह बन जाएगा मैग्नीशियम। अगर इसी में कहता कि एक हीलियम निकल रहा है, तो अगर एक हीलियम निकलता तो इसके, तो यह हो जाता 18, ऊपर में चला जाता 18, 4 माइनस हो जाता और नीचे हो जाता ये 9। क्या बन जाता ये 9। ठीक है, तो ये कुल समझ में आ गया आपको कुल मिला के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। देखिए, एक ही प्रकार के अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है ना, उसे ससंजक बल कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के अणु हो तब, जैसे पानी का पानी से, शहद का शहद से, ठीक है, तो इस प्रकार के जो आकर्षण बल लगते हैं वो ससंजक बल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के अणु हो और उनके बीच में आकर्षण बल लगे तो उसे आसंजक बल कहते हैं। जैसे पानी और कपड़ा, है ना, बत्ती और रुई। ठीक, तो ये जो है आसंजक बल के उदाहरण है। एक ही प्रकार के अणु हो तो ससंजक बल, अलग अलग प्रकार के अणु हो तो असंजक बल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो आपको बता देना चाहते हैं, लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी होती है वो समानुपाती होती है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को हम लोग इससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के समान अनुपाती होती है। यानी अगर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम ऑप्शंस के अनुसार देखें तो इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश का होता है, इसीलिए लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम फोकस दूरी किसके लिए होगी, तो वह नीले प्रकाश के लिए होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम रूप से सरल लोलक का आवर्तकाल, है ना, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो देखिए, आपको बता दें, कृत्रिम उपग्रह जो है अंतरिक्ष में होता है और अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। अंतरिक्ष में जी का मान होता है 0, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान 0 होता है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से भाग करें तो उसका उत्तर अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। यानी इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो ये इसका तो आंसर अनंत हो जाएगा। तो ये नाम हो जाएंगे, देखिए 1 नंबर पे जो लगा हुआ है वो है आपका वोल्ट मीटर। क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। और दूसरे नंबर पे जो लगा हुआ है वो है आपका अमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर नापने के लिए किया जाता है और अमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, T = 2 पाई √L/g। तो कहा जा रहा है
कि अगर उसके लंबाई को बढ़ा दें तो टी जो है वो समानुपाती किसके, एल के लंबाई के, तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बढ़ जाएगा। ठीक है, डी बढ़ जाएगा। देखिए ये जो दो सवाल है इसका आप होमवर्क के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। गलती से ये सवाल, देखिए ये सवाल जो है वो गलती से मेरे चैनल पर आ गया है। ठीक है, ये मैथ्स का सवाल आ गया है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, माफ़ कीजिएगा, तो हमारा अगला सवाल है, देखिए ये हमारे वन लाइनर आ गए हैं, तो हम वन लाइनर को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है वन लाइनर में कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो ये होता है एम्फेसेमा, है ना, एम्फेसेमा। क्या होता है ये, एम्फेसेमा। क्या होता है ये, एम्फेसेमा। ठीक है, एम्फेसेमा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्फेसेमा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में वर्णित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, तो यह हो जाएगा अनुनाद। क्या हो जाएगा, अनुनाद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, अनुनाद का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादरी बदायूनी। किसने कहा था, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने कहा था। ठीक है, तो बदायूनी ने इसे एक धर्म की संज्ञा दी थी। मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में। इसी प्रकार से एक और उत्सव है आम्बुबाची, है ना, आम्बुबाची का मेला। तो ये आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि किस ग्रह को सबसे सुंदर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था। तो वह मैगलन था। ठीक है, मैगलन। कौन था, मैगलन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है। तो वह योजना आयोग का सचिव होता है। कौन होता है, योजना आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है, तो योजना आयोग का सचिव होता है। ठीक, नेक्स्ट है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया था। तो ये अब्दुल समद ने किया था। किसने किया था, अब्दुल समद का संबंध अकबर के दरबार से है। ठीक है, अकबर के दरबार से है। ऊटी पर्वतीय स्थल है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस से मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा मीथेन। जितने भी सेप्टिक टैंक है जिनको हम लोग गटर कहते हैं, तो गटर वगैरह से निकलने वाली जो गैस होती है वो आपका मीथेन होती है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस रूप में और किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो इसको स्थान दिया गया है 300 के क में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदवली का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने नहीं अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया था। और उनकी किताब भी है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी किस राज्य में है। तो यह बहुत ही आसान सवाल है, तमिलनाडु में है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह
तो ये हो जाएगा चंद्रमा। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक गोल्ड जीता है भारत के लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पर। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च परिषद की संख्या दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के संथानम। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च परिषद की संख्या दी हुई है। ठीक, के संथानम। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन दादा भाई नेहरूजी का है। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी का है। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जैसा कि आपको और हमें पता है कि ग्रुप डी और एमटीएस के एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आप और हम मिल करके तैयारी कर सकें। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।